बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। एक नया टॉपिक, नया लेक्चर, पब्लिक फाइनेंस, बहुत ही इम्पोर्टेंट। पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त, जो अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसका एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम आपके सामने लेके आए हैं कि प्राइवेट गुड्स क्या है, पब्लिक गुड्स क्या है, मेरिट गुड्स क्या है, मिक्स गुड्स क्या है। इसको आपको समझना है बच्चों। तो देखिए, इसको आपको शुरू करने से पहले आप ऑनलाइन क्लास को, ऑनलाइन चैनल को पुनः लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी लिखें कि आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, ताकि हम आगे और भी इम्प्रूव कर सकें। तो बच्चों, आज आप ये समझेंगे कि निजी वस्तु है क्या, सार्वजनिक वस्तु है क्या। तो इसको समझाने के पहले मैं आपको संक्षेप में ये बताना चाहता हूँ कि आखिर में ये लोक वित्त क्या है, पब्लिक फाइनेंस क्या है बच्चों। तो लोक वित्त बच्चों, यहाँ पे आपको ये समझना है कि देखिए, क्लासिकल के टाइम, जिसमें एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेबी से, इन अर्थशास्त्रियों के समय मौद्रिक नीति प्रभावी थी। एडम स्मिथ का लेज़र फेरे पॉलिसी, जिसमें बाजार स्वतंत्र रूप में कार्य करता था, मौद्रिक नीतियाँ फ्री होकर काम करती थी, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था, और अर्थव्यवस्था में जो मार्केट मैकेनिज़्म था, प्राइस, इंटरेस्ट और मजदूरी, ये सब पूरी तरह से लोचशील थी अपने, और मांग और पूर्ति की शक्तियाँ भी पूरी तरह से फ्री थी। वो आपस में बाजार को संतुलन की ओर ले जाती थी, और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से, जैसा कि आपने देखा था कि चाहे वो लेबर मार्केट हो, चाहे वो कैपिटल मार्केट हो, चाहे वो श्रम बाज़ार हो, पूंजी बाज़ार हो, वस्तु बाज़ार हो, वो सब एक मार्केट मैकेनिज़्म के आधार पर संतुलन को प्राप्त कर लेते थे बच्चों। तो 1929-30 तक कोई विशेष प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई कि जहाँ पे सरकार को, जहाँ पर अर्थशास्त्र के एक्सपर्ट को कुछ सोचना पड़े। 1929-30 में विश्व की महान मंदी के कारण ये देखा गया कि उस महान मंदी में पूरी तरह से क्लासिकल की जो थियरी थी बच्चों, वो फेल हो गई। एक मैं भूमिका बता रहा हूँ, एक संक्षिप्त भूमिका, तभी आप पब्लिक फाइनेंस को समझ पाएंगे। तो वहाँ पे पूरी तरह से फेल्योर हो गई। मार्केट पॉलिसी ने, जो मॉनेटरी पॉलिसी ने, वो अपना सही काम किया नहीं, और इसके वजह से इकॉनमी लिक्विडिटी ट्रैप में चली गई और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से फेल्योर हो गई। ओवर प्रोडक्शन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट चारों तरफ फैल गया। तो 1936 में जब कीन्स की पुस्तक आती है, जॉन मेनार्ड कीन्स की पुस्तक आती है, जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, वहाँ पे कीन्स ने अर्थव्यवस्था को इस कंडीशन से, ओवर प्रोडक्शन और अनएम्प्लॉयमेंट और कुल मिला के मंदी की अवस्था से बाहर निकालने के लिए अर्थव्यवस्था में उन्होंने राजकोषीय नीति पर बल दिया कि राजकोषीय नीति अर्थात सरकार का हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में होना बच्चों बहुत अनिवार्य है, ऐसा कीन्स ने बताया। क्योंकि उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं फंसी थी, उस कंडीशन में ये देखा जा रहा था कि मौद्रिक नीति पूरी तरह से वर्क नहीं कर पा रही है। वो अपने जो उसके मोटिव्स हैं, जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको वो पूरी तरह से धरातल पर नहीं ला पा रही है। तो वहाँ पे कीन्स ने ये कहा कि भाई, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर अगर तत्काल किए जाएं, और वो तभी हो सकता है जब गवर्नमेंट इंटरवेन करे और गवर्नमेंट हस्तक्षेप करे, और गवर्नमेंट हस्तक्षेप करेगी तभी अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, इन्वेस्टमेंट जनरेट होगा। और जब ये जनरेट होंगे इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, इनकम, तभी अर्थव्यवस्था आगे की ओर बढ़ पाएगी, तभी अर्थव्यवस्था ग्रोथ कर पाएगी। तो यहीं से बच्चों कीन्स की का जो ये 1936 में जो उनकी किताब आई, जनरल थियरी, यहीं से अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका पर बल दिया गया।
और जब सरकार की भूमिका पर बल दिया गया तो बच्चों निश्चित रूप से वहीं पर जो है राजकोषीय नीति का भी जन्म हो जाता है और वहीं पे लोक वित्त का भी जन्म हो जाता है। तो लोक वित्त कुल मिला के अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सरकार जहाँ पे अपना एक्सपेंडिचर शुरू कर देती है, जहाँ पे एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए इनकम जनरेट का कार्य शुरू कर देती है और जहाँ पे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट का कार्य शुरू कर देती है बच्चों, वहीं से पब्लिक फाइनेंस का जन्म हो जाता है। तो देखिए बच्चों, मैं अभी ये जो टॉपिक है निजी वस्तु सार्वजनिक वस्तु, इसको शुरू करने से पहले एक संक्षेप में आपको पब्लिक फाइनेंस की बात रख रहा हूँ कि पब्लिक फाइनेंस में जो डाल्टन, जिनका की परिभाषा बड़ी महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा कि लोक वित्त है क्या। उन्होंने कहा कि लोक वित्त लोक सत्ता का आय है, व्यय है और आय के व्यय का पारस्परिक समायोजन एवं समन्वय है। उन्होंने कहा कि जो लोक सत्ता है अर्थात गवर्नमेंट है, उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर और उसका एडजस्टमेंट का अध्ययन है। तो यहीं पे देखिए, जैसे उर्सुला हिक्स हैं, प्रोफेसर कीन्स हैं, ये जो अर्थशास्त्री हैं और ये लोग, ये जैसे अर्थशास्त्री, वो सीधा सीधा मानते हैं कि सरकार के द्वारा आय व्यय के समायोजन समन्वय का अध्ययन है और सरकार के पास तमाम शक्तियां होती हैं आय जनरेट करने का, इन्वेस्टमेंट करने का, एक्सपेंडिचर करने के लिए उनके पास तमाम रिसोर्सेज होते हैं, तमाम संसाधन होते हैं। उन संसाधन के माध्यम से जो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, अर्थव्यवस्था को विकास की दिशा में ले जाते हैं, तो बच्चों वो है पब्लिक फाइनेंस। और उस पब्लिक फाइनेंस का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो जो शुरुआत में करने जा रहा हूँ, वो है निजी वस्तु क्या है, सार्वजनिक वस्तु क्या है। तो बच्चों अब आपको समझना है कि आखिर में प्राइवेट गुड्स है क्या, निजी वस्तुएं। तो देखिए, निजी वस्तुएं ऐसी विशुद्ध वस्तु है। निजी वस्तु क्या है? एक ऐसी विशुद्ध वस्तु जिसकी व्यवस्था बाजार के द्वारा हो और बाजार द्वारा निर्धारित एक निश्चित कीमत पर जिनका विनिमय हो। इस प्रकार जो व्यक्ति वस्तु को कीमत देने की स्थिति में नहीं होगा, उसे उस वस्तु के उपभोग से वंचित किया जा सकता है। इस प्रकार की वस्तुओं का सामूहिक उपभोग नहीं होता और इन वस्तुओं के संबंध में एक व्यक्ति के उपभोग में वृद्धि दूसरे व्यक्ति के उपभोग में आवश्यक रूप से कमी लाएगी तथा ऐसी वस्तुओं का उपभोग प्रतिद्वंद्विता युक्त होता है। तो देखिए बच्चों, निजी वस्तुएं क्या है? एक ऐसी वस्तुएं जिनकी डिमांड प्राय अर्थव्यवस्था के लोग करते हैं और एक निश्चित मूल्य देने के बाद ही उनका उपभोग वो कर पाते हैं, और ऐसी वस्तुएं निजी वस्तुएं कहलाती हैं, जिनमें यदि कोई उपभोक्ता कीमत देने की स्थिति में नहीं होगा तो निश्चित रूप से उसके उपभोग से, उस वस्तु के उपभोग से उसे वंचित किया जा सकता है। समझ में आ रहा है कि अगर कोई कंज्यूमर्स अनेबल टू गिव द प्राइस देन ही कैन कंज्यूम द प्राइवेट गुड्स। ये है निजी वस्तु। अगर आप कीमत नहीं दे सकते तो निश्चित रूप से आप उपभोग नहीं कर पाएंगे। अभी इसका डिटेल में आगे और बताऊंगा कि जो प्राइवेट गुड्स है बच्चों, इसके संदर्भ में दो चीज़ें लागू होती हैं। एक तो नंबर एक जो है इसमें रूल ऑफ एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन का नियम लागू होता है बच्चों। अर्थात अगर आप कीमत देने की स्थिति में नहीं हैं तो आप उपभोग नहीं कर सकते। ये है प्राइवेट गुड्स। ये आप एकदम बिल्कुल क्लियर कर सकते कि ऐसी वस्तु जो मार्केट प्राइस पर उपलब्ध हो, मार्केट में उपलब्ध हो और निजी क्षेत्र के लोगों के द्वारा उपलब्ध हो, तो निश्चित रूप से उसमें एक्सक्लूजन का रूल लागू होगा। अर्थात अगर आप कीमत नहीं देंगे तो आपको उपभोग श्योर एंड सर्टेन यू कैन नॉट कंज्यूम, आप उपभोग नहीं कर सकते। और दूसरा है प्रतिद्वंदिता, कॉम्पिटिटिवनेस है। देखिए दूसरा बच्चों क्या है? प्रतिद्वंदिता। इसमें जो होती है वो प्रतिद्वंदिता का भी नियम लागू होता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति पहले पहुंच गया और वो ज़्यादा मात्रा में सामान खरीद लिया तो निश्चित रूप से आपको कम मात्रा में ही आगे चल कर के सामान मिल पाएगी, क्योंकि अवेलेबिलिटी पर निर्भर होती है। अवेलेबिलिटी फिक्स है,
या जितनी मात्रा में उपलब्धता है, अगर कोई व्यक्ति उसकी ज़्यादा मात्रा में खरीद लिया तो निश्चित रूप से दूसरे व्यक्ति के लिए जो बचेगा वही दूसरा व्यक्ति खरीद सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसी वस्तुओं में प्रतिद्वंदिता का नियम लागू होता है बच्चों, और अपवर्जन का नियम लागू होता है। ये है प्राइवेट गुड्स। दूसरी वस्तु क्या है? सार्वजनिक वस्तु। पब्लिक गुड्स क्या होती हैं? देखिए, पब्लिक गुड्स जिनकी व्यवस्था बच्चों कौन कराता है, ये आपको बिल्कुल क्लियर है कि ऐसी वस्तु जिसकी व्यवस्था बजट द्वारा होती है, जिसकी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। और देखिए, जिसका एक व्यक्ति द्वारा उपभोग अन्य व्यक्तियों के लिए उस वस्तु की उपलब्धता में कमी नहीं करता है। तो सार्वजनिक वस्तु ये वस्तु होती हैं जिनकी व्यवस्था बजट के द्वारा होती है, और ऐसी वस्तुओं में बच्चों एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति के उपभोग में वृद्धि होने के बावजूद भी किसी अन्य व्यक्ति के उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपको याद रखना है कि अगर किसी एक व्यक्ति का कंजम्पशन बढ़ता है तो दूसरे व्यक्ति के कंजम्पशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात इसमें प्रतिद्वंदिता का कोई नियम नहीं है, कोई नियम प्रतिद्वंदिता का नहीं लागू होगा पब्लिक गुड्स के संदर्भ में। देखिए, यहाँ पे आपको समझना है बच्चों कि जो सार्वजनिक वस्तु है, जैसे सुरक्षा, डिफेंस, ये आप याद कर लें, ये शुद्ध सार्वजनिक वस्तु है। प्योर पब्लिक डिफेंस, जो पूरी तरह से, ये क्वेश्चन भी आता है, मल्टी चॉइस में भी पूछा जाता है, बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि शुद्ध सार्वजनिक वस्तु का नाम बताइए, तो आप सुरक्षा कैसे, वो आगे मैं बताऊंगा। तो देखिए, सैमुअल्सन ने हमारे सामने बच्चों कहा कि ऐसी वस्तुएं जिसका सभी लोग मिलकर इस अर्थ में आनंद लेते हैं कि किसी एक व्यक्ति के उपभोग में वृद्धि किसी दूसरे के उपभोग में बिना कटौती की होगी। सैमुअल्सन ने कहा कि भाई एक ऐसी वस्तु है जिसका सभी लोग पूरा आनंद लेते हैं, और ये क्लियर है कि अगर किसी व्यक्ति के उपभोग में कोई वृद्धि होती है तो निश्चित रूप से दूसरे व्यक्ति के कंजम्पशन में कोई कमी नहीं होगी। ये है सार्वजनिक वस्तु जिसकी व्यवस्था बजट के माध्यम से सरकार द्वारा किया जाता है। ये क्लियर होना चाहिए आपको। अब आपको ये समझना है कि आखिर में ये जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं बच्चों, इन सार्वजनिक वस्तुओं की दो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, पहली विशेषता है प्रतिद्वंदिता रहित उपभोग। जैसा मैंने बताया कि अगर एक व्यक्ति के उपभोग में कोई वृद्धि होती है तो दूसरे व्यक्ति के उपभोग में कोई कमी नहीं होगी। इसे हम कहते हैं प्रतिद्वंदिता रहित उपभोग। और ऐसी स्थिति में देखिए बच्चों, इसकी जो आपूर्ति होती है वो लोगों को शून्य लागत पर उपलब्ध होती है, क्योंकि सरकारी बजट द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्षा के रूप में सार्वजनिक, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे सार्वजनिक सेवा में प्रकाश घर है, प्रतिरक्षा है, ये सब लोगों को समान रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं सरकार के द्वारा। तो इसमें कोई प्रतिद्वंदिता नहीं होती है, रिवलनिल नहीं होती है कि एक व्यक्ति का उपभोग बढ़ जाए तो दूसरे व्यक्ति के उपभोग में कोई कमी आ जाएगी। दूसरा बच्चों है कि इसमें प्रतिद्वंदिता, दूसरा यह है कि इसमें अपवर्जन का भी, जैसा मैंने पहले बता दिया कि अगर निजी वस्तु में क्या है कि अगर आप कीमत देने की स्थिति में नहीं हैं बच्चों तो वहाँ पे आप उपभोग नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए, शुद्ध सार्वजनिक वस्तुओं में किसी व्यक्ति को इनके उपभोग से इसलिए नहीं वंचित किया जा सकता क्योंकि उनके पास क्रय सामर्थ्य नहीं है, जैसा निजी वस्तुओं के संबंध में होता है, या इसलिए भी नहीं वंचित किया जा सकता क्योंकि इसका उपभोग नहीं करना चाहते। तो कुल मिला के किसी भी हाल में इसमें अपवर्जन का रूल नहीं है। अगर कीमत देने की स्थिति में है तो भी, नहीं देने की स्थिति में है तो भी इनके उपभोग से किसी को रोका नहीं जा सकता, जैसा कि निजी वस्तुओं में पाया जाता है। तो देखिए, सार्वजनिकता, जो सार्वजनिक वस्तु हैं उसमें सार्वजनिकता का अंश क्या है। सार्वजनिकता, तो देखिए उसकी सीमाएं क्या हैं। देखिए, पहली स्थान, जो सार्वजनिकता है दो स्थितियों में बच्चों प्रतिबंधित होती है, क्योंकि जो पब्लिक गुड्स हैं उनकी भी सीमाएं हैं। पहली सीमा क्या है? स्थान। तो देखिए, सार्वजनिकता का अंश, यहाँ पे सार्वजनिकता का अंश उस भौगोलिक क्षेत्र या सीमा पर भी निर्भर करेगा जो सार्वजनिक वस्तु से लाभान्वित हो। सरकार द्वारा प्रदत्त एक प्रकाश गृह सार्वजनिक वस्तु तो है,
पर इसका दायरा उस भौगोलिक सीमा तक ही सीमित होगा जो इससे लाभान्वित होगा। जितना ही हम उस सीमा से दूर हटते जाएंगे उसकी सार्वजनिकता का अंश कम होता जाएगा। ये यहाँ पे कह रहे हैं बच्चों कि जो पब्लिक गुड्स है उसकी लिमिटेशन है। कैसी लिमिटेशन? प्लेस, अगर कहीं पे लाइट लगी हुई है और उस लाइट में के आसपास रहने वाले जितने लोग हैं सबको वो लाइट प्रभावित कर रहा है, लाभान्वित कर रहा है, लेकिन जो लोग उस रेंज में नहीं आएंगे या उस रेंज से दूर जितना ही हटते जाएंगे उसका लाभ उनको उतना ही कम होता जाएगा। तो ये देखिए, चूँकि अब ऐसा नहीं है कि जहाँ लोग जाएंगे वहाँ भी उसका प्रभाव लाभान्वित होंगे, नहीं, वो उस विशेष सीमा के अंदर ही सार्वजनिकता उनको उपलब्ध कराएगा। ये स्थान संबंधी सीमाएं हैं जिसे आपको याद करना है। क्षमता सीमा, दूसरी सीमा है बच्चों क्षमता सीमा। पहली सीमा तो आपने स्थान कि भाई उस स्थान विशेष में उनकी पब्लिक गुड्स की जो उसका अंश होगा उसको उनको बेनिफिशियल होगा। दूसरा क्या है? क्षमता क्या है बच्चों, ये समझना है आपको। देखिए, शुद्ध सार्वजनिक वस्तु वह होगी जिसके उपभोग से कोई अपवर्जित ना हो, पर सड़क पर या नदी पर बना पुल जो सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण है। कार्यालय के समय जब जाने वालों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाए तो निश्चित रूप से उसकी क्षमता उसके उपभोग को प्रतिबंधित करेगी। और यहाँ पुल के संबंध में देखिए, यहाँ पर पुल के संबंध में विशेष समय में अपवर्जन का नियम लागू हो जाएगा। उस समय जबकि पुल पार करने वालों की संख्या अधिकतम हो, उस समय एक कार से पुल पार करने वाला दूसरे वाहनों के लिए पुल पार करने वाले की पूर्ति को प्रतिबंधित करेगा। तो यहाँ पे बच्चों ये कह रहे हैं कि भाई अगर कोई पुल है नदी पर या सड़क पर, अगर बहुत भीड़ हो जाती है, चूँकि वो तो पब्लिक गुड्स है, आप जाइए कोई रोक नहीं है, आप सभी को वो बेनिफिट देगी और सबको समान रूप से। लेकिन अगर कार्यालय का टाइम है या स्कूल का टाइम है, बहुत भीड़ लग जाती है, तो प्रशासन वहाँ पे फिर प्रतिबंध करेगी, कुछ लोगों को वहाँ से निकालेगी, कुछ लोगों को रोकेगी। तो देखिए यहाँ पे ऐसी स्थिति में सामान्य समय में तो अतिरिक्त लोगों को पुल की आपूर्ति की सीमांत लागत शून्य होगी, पर जब भीड़ बहुत अधिक होगी तो आपूर्ति की सीमांत लागत जैसे ट्रैफिक की व्यवस्था आदि शून्य से अधिक। तो जब प्रशासन वहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था करेगा तो निश्चित रूप से मार्जिनल कास्ट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे यह है कि भाई उसकी सप्लाई लोगों के लिए तो शून्य है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि भीड़ बहुत हो जाती है, कार्यालय का टाइम है या स्कूल का टाइम है जहाँ पे लिमिटेशन है, तो निश्चित रूप से उसकी जो सप्लाई कास्ट है उस मैनेजमेंट पे, एडजस्टमेंट पे निश्चित रूप से जीरो से ज़्यादा होगा। तो ये पब्लिक गुड्स की कुछ सीमाएं हैं, स्थान संबंधी, क्षमता संबंधी, आपको याद करके रखना है बच्चों। अब देखिए सार्वजनिक वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति। अभी आपने देखा कि सार्वजनिक वस्तु क्या है, निजी वस्तु। बहुत ध्यान से, सार्वजनिक वस्तु वे वस्तु है जिसकी उपलब्धता सरकार द्वारा बजट के माध्यम से बच्चों की जाती है। मैं फिर से आपको रिमाइंड कराए दे रहा हूँ। और निजी वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो निजी क्षेत्र के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। लेकिन सार्वजनिक वस्तुओं की जो उपलब्धता है उसमें अपवर्जन का नियम नहीं लागू होता है, उसमें प्रतिद्वंदिता का नियम लागू नहीं होता है। लेकिन निजी वस्तुओं में प्रतिद्वंदिता और अपवर्जन का नियम दोनों लागू होता है। बिना कीमत दिए निजी वस्तु का उपभोग बच्चों कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये आपको समझना है कि सार्वजनिक वस्तुओं की मांग क्या है, उसकी पूर्ति क्या है। तो देखिए, सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में मांग ज्ञात करने के लिए हम यह मान लेते हैं कि सार्वजनिक वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से उपभोक्ता को जो सीमांत लाभ प्राप्त होगा उसके आधार पर वह अपने अधिमान को व्यक्त करने के लिए तैयार है। सार्वजनिक वस्तु की मांग यहाँ पे अभी हम बताएंगे कि जो देखिए बच्चों यहाँ पे कह रहे हैं कि हम सार्वजनिक वस्तु की मांग कैसे जानेंगे। तो यहाँ पे सैमुएल्सन एक अर्थशास्त्री हैं जो ये कहते हैं कि पब्लिक गुड्स की जो प्रेफरेंस है वो लोग अपना अधिमान व्यक्त कर देते हैं, और लोगों की जो इंडिविजुअल प्रेफरेंस है, जिसको हम इंडिविजुअल डिमांड भी कह सकते हैं, उनका योग, उनका वर्टिकल योग, लंबी योग जो होगी वो सार्वजनिक वस्तुओं के लिए उन मूल्यों के योग को प्रदर्शित करेगी, जिसे ए बी या दो से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक वस्तु की एक निश्चित मात्रा के लिए देने की इच्छुक हैं। तो बच्चों देखिए, जहाँ इंडिविजुअल डिमांड जो होगी वो पब्लिक प्रेफरेंस से, इंडिविजुअल प्रेफरेंस से, सैमुएल्सन कहते हैं लोग पब्लिक गुड्स के संबंध में अपना अधिमान व्यक्त कर देंगे और उन अधिमानों का जो लंबवत योग होगा उससे हम मांग पता कर लेंगे और उसके आधार पर
चूँकि पब्लिक गुड्स की सप्लाई दी गई हुई है और उस सप्लाई और डिमांड की समता के आधार पर बच्चों कीमत का पता चल जाएगा, वो आपको समझना है। देखिए एक डायग्राम है, ये आपको ध्यान से समझें। सबसे पहले आप ये समझ लें कि पब्लिक गुड्स के संबंध में बच्चों को जो यहाँ पे कुल मांग वक्र है वो व्यक्तिगत मांग वक्रों की ऊर्ध्वाधर योग होगी, अर्थात लंबवत योग होगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आप ये समझें, रेखा चित्र में देखिए पब्लिक गुड्स की सप्लाई एस से दिखाई गई है। डिमांड देखिए बच्चों, इंडिविजुअल डिमांड है DA, आपको दिख रहा होगा, जिसे हम इस तरह से दिखा सकते हैं। देखिए DA है ये, सॉरी DA ए व्यक्ति का डिमांड और DB बी व्यक्ति का डिमांड, दोनों की डिमांड दी गई हुई हैं और दोनों का जो योग है बच्चों डिमांड का वो देखिए लंबवत योग है, वो इस तरह से दिखाएगा DA + B से। ये मांग वक्र है, दोनों की योग, ए व्यक्ति की मांग ये है, बी व्यक्ति की मांग ये है, दोनों का योग ये है और पूर्ति वक्र ये है बच्चों। और ये पूर्ति वक्र कहाँ पे काट रहा है एक दूसरे को? ई बिंदु पर, और ई बिंदु पर संतुलन है, जिससे संबंधित कीमत देखिए OP आ रहा है इतना, O से लेके P, OP ये प्राइस आ गया, जहाँ पे डिमांड सप्लाई एक दूसरे के इक्वलिटी के आधार पे प्राइस आ गया। अब आपको देखना है कि A का प्रेफरेंस कितना है। देखिए ZX1 ये प्रेफरेंस है, तो निश्चित रूप से Z जो A व्यक्ति है वो डिमांड तो OZ कर रहा है, लेकिन कीमत देगा बच्चों OP1। B व्यक्ति का उसी वस्तु के लिए प्रेफरेंस देखिए ज़्यादा है, X2 है, इतना है, तो निश्चित रूप से वो कीमत देगा OP2। और दोनों कीमतों का योग OP1 + OP2 = OP। तो कुल मिला के बच्चों देखिए ये टोटल कीमत आई, लेकिन A का प्रेफरेंस उतनी ही वस्तु के लिए OZ, जो डिमांड हमारी OZ है, पूर्ति भी OZ है, लेकिन A का प्रेफरेंस कम है X1 और B का प्रेफरेंस बच्चों ज़्यादा है। देखिए A का प्रेफरेंस इतना है, मात्र इतना, और B का प्रेफरेंस इतना है, तो जिसका प्रेफरेंस जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही कीमत, देखिए B इतना कीमत देने को तैयार है और A इतना ही कीमत दे, क्योंकि A का प्रेफरेंस कम है, और दोनों अगर हम जोड़ दें तो निश्चित रूप से OP पर पहुंच जाएंगे। तो ये है क्या पब्लिक गुड्स की प्राइस का निर्धारण। चूँकि पब्लिक गुड्स की प्राइस हमको कैसे पता चल रही है? लोगों के प्रेफरेंस के, उसी वस्तु के लिए कुछ लोग हैं ज़्यादा प्रेफरेंस दे, ज़्यादा कीमत देने को तैयार हो सकते हैं, कुछ लोग कम प्रेफरेंस देते हैं, कम कीमत देने को तैयार होंगे, कुछ लोग बिल्कुल प्रेफरेंस नहीं देते हैं, वो शून्य कीमत पर उपभोग करेंगे। लेकिन किसी को उस वस्तु के उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता। OZ का उपभोग A भी कर रहा है और बच्चों B भी कर रहा है, लेकिन A कीमत कम दे रहा है, B कीमत अधिक दे रहा है। अभी तक आपने समझा कि बच्चों सार्वजनिक वस्तु की मांग और पूर्ति कैसे हम निर्धारित करेंगे, ये अभी आपने समझा। अब आगे हम आपको समझाएंगे कि ये जो पब्लिक गुड्स अभी आपने पढ़ा कि उसकी प्राइस कैसे होगी, कैसे उसका हम प्राइस निर्धारण करेंगे, उसकी स्थान संबंधी सीमाएं क्या हैं, उसकी क्षमता की सीमाएं क्या है, इसकी ये आपने बिल्कुल बहुत ही स्पष्ट समझा कि क्या है पब्लिक गुड्स, उसका डिमांड क्या है, उसकी सप्लाई क्या है और उसका प्राइस क्या है। अब बच्चों आप देखेंगे निजी वस्तु। देखिए बच्चों निजी वस्तु के संबंध में मांग एवं पूर्ति, निजी वस्तु हमने आपको पहले ही बता दिया है कि निजी वस्तु के देखिए निजी वस्तु के उपभोक्ता वस्तु की अलग अलग मात्रा क्रय करते हैं, पर सामान्यतः एक ही मूल्य देते हैं। देखिए निजी वस्तुओं का मूल्य बच्चों डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर मार्केट में निर्धारित होगा और उस जो प्राइस होगा उस पर इंडिविजुअल कोई जितना सामान खरीदेगा उसी रेशियो में वो प्राइस का पेमेंट करेगा। तो देखिए कहने का अर्थ यह है कि किसी वस्तु के संबंध में बाजार में प्रचलित मूल्य पर
अलग अलग उपभोक्ता किसी वस्तु की अलग अलग मात्रा में मांग करते हैं। इस प्रकार यदि हम दिए हुए प्रचलित मूल्य पर सभी उपभोक्ताओं के द्वारा मांगी गई मात्रा का क्षैतिजीय रूप से जोड़ दें तो उसे हम उस वस्तु की समग्र मांग हम प्राप्त कर लेंगे। वहाँ देखिए वर्टिकल योग था, यहाँ कैसा योग है बच्चों? क्षैतिजी योग है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो प्राइस है वो बाज़ार में प्रचलित है, और बाज़ार में कैसे प्रचलित होगी? डिमांड और सप्लाई के आधार पर। तो इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन मैं आपको करूँगा कि बच्चों ये निजी वस्तु है, निजी वस्तु प्राइवेट गुड्स। देखिए आप समझें, मैं थोड़ा सा डायग्राम को आपके सामने लाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये सप्लाई कर्व है, ए व्यक्ति का डिमांड ये है, बी का डिमांड बच्चों ये, और दोनों का योग देखिए क्षैतिजी योग ये। ई बिंदु पर संतुलन है जिससे संबंधित बच्चों मूल्य देखिए ओपी। ए व्यक्ति की डिमांड डब्ल्यू ओ ए है और बी व्यक्ति की डिमांड ओ बी है, और दोनों का योग बच्चों क्या है? ओ डब्ल्यू। दोनों का एक योग क्या है? ओ डब्ल्यू। तो ए व्यक्ति देखिए कम मात्रा में उपभोग कर रहा है, देखिए इतनी मात्रा में उपभोग कर रहा है, वो कीमत ओपी दे रहा है। बी व्यक्ति इतनी मात्रा में उपभोग कर, वो भी प्रति इकाई मूल्य ओपी दे रहा है। देखिए प्रति इकाई मूल्य दोनों की बराबर है, लेकिन अगर सपोज दैट ए व्यक्ति 50 यूनिट उपभोग कर रहा है और देखिए ए व्यक्ति मान लीजिए 50 इकाई उपभोग, और बी व्यक्ति बच्चों सपोज दैट 100 इकाई उपभोग कर रहा है, तो अगर कीमत मान लीजिए 10 रुपया है तो ए व्यक्ति 50 गुणे 10 का खर्च करेगा, 50 गुणे 10, और बी व्यक्ति कितना खर्च करेगा? 100 गुणे 10, अर्थात कीमत तो 10 ही रुपये प्रति इकाई होगा। तो जो जितनी क्वांटिटी मात्रा में यहाँ उपभोग करेगा वो उसी रेशियो में टोटल एक्सपेंडिचर करेगा। ये प्राइवेट गुड्स है, जैसा आप मार्केट में देखते हैं। आप किसी भी सामान का बच्चों जाएंगे, जैसे पेनी है 10 रुपये पर यूनिट रेट है, आप 10 पेन खरीदेंगे और 10 रुपये रेट है तो 10 दहा में 100, और अगर आप मान लीजिए 50 पेन खरीदते हैं तो 50 दहा में 500 रुपये भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन रेट निश्चित है, सभी के लिए निश्चित है। तो ये हो गया आपका निजी वस्तु। जो देखिए निजी वस्तु ई बिंदु की समता, जहाँ पे मांग और पूर्ति एक दूसरे को काट रहे हैं, उसके आधार पर, उसकी समता के आधार पर रेट का निर्धारण होगा, प्राइस का निर्धारण होगा, और जो कुल डिमांड होगी वो देखिए 50 + 100 कितनी हो जाएगी? 150 के बराबर टोटल सप्लाई है, 150 के बराबर टोटल डिमांड भी है, प्राइस ही है। चाहे आप इस तरह समझ लीजिए, चाहे आप देखिए टोटल सप्लाई ओ डब्ल्यू है बच्चों, इतनी कीमत इतना है। इसके आधार पे हम ये क्लियर हो जाते हैं कि जो निजी वस्तुएं हैं बच्चों वो पूरी तरह से मांग और पूर्ति की क्षमता और उनका जो मूल्य होगा, ये ध्यान में रखिए। जो प्राइवेट गुड्स का जो प्राइस होगा वो प्राइस जो होगी वो कास्ट के बराबर होगी, औसत। अगर पर यूनिट प्राइस होगी तो प्रति इकाई औसत लागतों के बराबर होगी। कुल जो मूल्य होगा, टोटल प्राइस जो होगा वो टोटल लागत के बराबर होगा। ये निजी वस्तुओं में प्राइस और लागत दोनों की समता के आधार पर ही सामान्य लाभ का निर्धारण होगा, अर्थात लाभ से प्रेरित होता है निजी वस्तुएं। ये तो अभी तक आपने समझा निजी वस्तु क्या है, सार्वजनिक वस्तु क्या है। अब एक छोटी छोटी टॉपिक सी है, मिश्रित वस्तु क्या है। देखिए यहाँ पे साफ एक मिश्रित वस्तु वह है जिसमें निजी वस्तु और साथ ही साथ सार्वजनिक वस्तु की विशेषताओं का मिश्रण हो। जब वस्तु ना तो शुद्ध हो, ना तो शुद्ध निजी वस्तु हो और ना शुद्ध रूप से सार्वजनिक हो, बल्कि उसमें सार्वजनिकता तथा निजीपन का अंश विद्यमान हो, तो उसे हम मिश्रित वस्तु कहेंगे। इसका मतलब कुल मिला के प्राइवेट और पब्लिक गुड्स का जो मिक्सर हो, मतलब दोनों के क्वालिटी अगर उसमें आ जाए तो हम उसे मिश्रित वस्तु कहेंगे। यहाँ पे देखिए एक उदाहरण के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया गया है। जैसे वो कहते हैं कि सार्वजनिक वस्तु में निजी वस्तु का लक्षण आ जाए तथा निजी वस्तु में सार्वजनिक का लक्षण आ जाए।
वो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाया गया है कि एक टेलीविज़न है। जब आप अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ देखते हैं तो ये निजी वस्तु है, पर जब आप बाहर अपने लॉन में लगाकर अपने मित्रों और पड़ोसियों के साथ टेलीविज़न पर क्रिकेट मैच देखते हैं और बाहर से आने वाले लोग भी उस मैच को देखते हैं, तो यह अर्ध सार्वजनिक वस्तु बन जाती है। अर्थात है तो प्राइवेट, लेकिन उसमें सार्वजनिकता का अंश आ गया, तो इसे हम अब अर्ध सार्वजनिक वस्तु भी कह सकते हैं, मिश्रित वस्तु भी कह सकते हैं। उसी तरह से देखिए, अगर कोई पब्लिक गुड्स है, सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, जैसे आप देखिए रोडवेज की बसें जा रही हैं, सरकार अपनी बजट, लेकिन आप उसमें बिना टिकट दिए नहीं चल सकते। इसका मतलब उसमें रूल ऑफ एक्सक्लूजन है, उसमें प्रतिद्वंदिता है। 40 सीट है, 50 सीट है, 72 सीट जितनी डिसाइडेड है, अगर जो पहले जाएगा वो सीट पाएगा, जो बाद में जाएगा वो खड़ा होगा या नहीं बैठ पाएगा। तो उसमें भी अपवर्जन का नियम है, उसमें भी प्रतिद्वंदिता का भी नियम है। इसका मतलब है सार्वजनिक वस्तु होने के बाद भी अगर उसमें निजी वस्तु का लक्षण आ गया तो निश्चित रूप से उसको हम बच्चों कौन सी वस्तु कहेंगे? मिश्रित वस्तु कहेंगे। तो ये अभी आपने समझा कि क्या है मिश्रित वस्तु और कैसे वो वर्क करती हैं। अगली वस्तु जो मैं अब आपको समझाऊंगा, मेरिट वस्तु। बहुत छोटा सा है मेरिट वस्तु, बड़ा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा आपसे तमाम परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए मेरिट वस्तुएं क्या है। मेरिट वस्तुओं को उत्कृष्ट वस्तु भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे, उत्कृष्ट वस्तु। देखिए सरकार जिन वस्तुओं के उपयोग को जनहित के लिए बढ़ाना चाहती है, सरकार जिन वस्तुओं के उपभोग को जनहित के लिए बढ़ाना चाहती है उनको मेरिट वस्तु कहा जाता है। मेरिट वस्तुओं की पूर्ति उपभोक्ताओं की वरीयता को आधार पर नहीं, उनकी प्रेफरेंस के आधार पर नहीं, बल्कि सरकार के प्रेफरेंस के आधार पर दी जाती है। ये आपको समझना है कि जो बच्चों मेरिट गुड्स है, उत्कृष्ट वस्तु, वो लोगों की चॉइस पर नहीं बल्कि सरकार की चॉइस के द्वारा वो उपलब्ध कराई जाती है, वो लोगों को दी जाती है। अर्थात इन वस्तुओं को सरकार अपनी इच्छा से लोगों को देती है। अर्थात जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन कहा जाता है, बहुविकल्प में कभी आपके सामने की है, लोगों के अधिमान पर थोप देती है, इम्पोज कर देती है मेरिट वस्तु को कि अब आप इसका उपभोग कीजिए, और लोगों से उनकी इच्छा नहीं पूछती। उदाहरण के लिए कम लागत पर जैसे घर देना, जैसे सरकार किसी आवास योजना के आधार पर लोगों को घर दे, मुफ्त या कम कीमत पर राशन उपलब्ध कराए, सरकारी अस्पतालों में दी जाने वाली दवाइयाँ, आंगनबाड़ी, देखिए आंगनबाड़ी केंद्रों में दी जाने वाली दवाई, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दिया जाने वाला पोषण युक्त खाना, पब्लिक लाइब्रेरी, अस्पताल और स्कूल आदि, ये सब बच्चों है मेरिट वस्तु, जो लोगों के अधिमान पर नहीं बल्कि सरकार की अपनी चॉइस, सरकार के अपने प्रेफरेंस, सरकार एक क्षेत्र वर्ग विशेष के कंडीशन को, उनकी दशा को सुधार के लिए ऐसी वस्तुएं उपलब्ध कराती है। देखिए बजट द्वारा मेरिट वस्तुओं की व्यवस्था समाज के किसी खास वर्ग के लिए की जाती है, जबकि सामाजिक वस्तुओं की व्यवस्था संपूर्ण समाज को ध्यान में, मतलब जो मेरिट वस्तु है वो समाज के किसी खास वर्ग के लिए, जबकि सार्वजनिक वस्तुओं की व्यवस्था समाज के संपूर्ण समाज को ध्यान में रखकर की जाती है। मेरिट वस्तुएं इनके प्राप्तकर्ता को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाती हैं, साथ ही सामाजिक लाभ का सृजन भी करती हैं, जैसे स्कूलों के निर्माण से पढ़े लिखे समाज का निर्माण करना। तो देखिए मेरिट वस्तुएं हैं कि मेरिट वस्तुएं जो होती हैं लोगों के अधिमान पर नहीं, लोगों की चॉइस पर नहीं बच्चों, बल्कि सरकार अपनी चॉइस पर, सरकार अपने प्रेफरेंस पर किसी क्षेत्र विशेष, किसी वर्ग विशेष के द्वारा उपलब्ध कराती है। तो बच्चों ये आपने अब समझा कि क्या है प्राइवेट गुड्स, क्या है पब्लिक गुड्स, क्या है मेरिट वस्तु, क्या है मिक्स गुड्स। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप बार बार इस लेक्चर को सुने, समझें और सीखें, ताकि इससे जस्ट लगा हुआ चैप्टर आने वाला पब्लिक फाइनेंस का दूसरा टॉपिक आपको समझ में आए। थैंक यू, बड़ा ही आपने ध्यान दिया, बड़ा पेशेंस रखा। थैंक यू, धन्यवाद।